हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग बिलियन के कुछ पार्ट देख रहे थे। किसमें किसके बारे में पढ़ रहे थे कि अगर किसी ठोस को हम लोग क्या करते हैं, द्रव में मिलाते हैं, तो उसके लिए एक हेनरी का नियम दिया गया। क्या नियम दिया गया था? क्या बताया गया था? जितना ज्यादा बिल्लियाता करना है उसमें हम लोग क्या करते हैं? लेकिन किसमें शायद हम लोग देखे थे, गैस से द्रव में बिल्लियाता के लिए हम लोग देखे थे कि गैस को अगर द्रव में मिलाते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि अगर दाब ज्यादा लगाते हैं तो बिल्लियाता भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन दाब का प्रभाव जब ठोस को अगर द्रव में मिलाते हैं तो उसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग वही द्रव को किसमें मिलाते हैं, गैस को किसमें मिलाते हैं? द्रव में मिलाते हैं, तो उस पर दाब का प्रभाव पड़ता है। अगर दाब ज्यादा होगा तो बिल्लियाता क्या होगा? ज्यादा होगा। यही बताया गया था। चलिए एक बार दिखा भी देते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें पढ़े थे पिछले क्लास में। ये तो एक दो क्वेश्चन हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, ठीक। उसके बाद हम लोग देखे थे विलोपन, वही मतलब कितना उसमें मिल रहा है, मिलाने की घटना की हम लोग विलोपन कर रहे थे। अब इसमें अगला देखे अवक्षेप। अवक्षेप के बारे में क्या बताया गया था? अवक्षेप के बारे में क्या था? जब हम लोग क्या करते, मिलाते हैं बिलियन में, तो क्या देखने को मिलता है? कुछ क्या हो जाता है? ठोस के रूप में ही रह जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन के रूप में, ठोस के रूप में रह जाता है, उसको अवक्षेप कहते हैं। दो टाइप का बिलियन देखे थे हम लोग, संतृप्त बिलियन और असंतृप्त बिलियन। संतृप्त बिलियन किसको बोल रहे थे? जिसमें घुलना बंद हो जाता है उसको हम लोग क्या कह रहे थे? संतृप्त बिलियन कह रहे थे। और जिसमें अभी घुल सकता है वैसे बिलियन को हम लोग क्या कह रहे थे? असंतृप्त बिलियन कह रहे थे। बिलियाता के बारे में बताया था। उसके बाद बताया गया था कि पदार्थ बिलियाता, अगर कोई पदार्थ को किसी में मिलाते हैं, अभी हम लोग किसका बात कर रहे थे? ठोस को द्रव में मिला रहे हैं। जब ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो हम लोग देखे ठोस को अगर द्रव में मिलाते हैं तो उसको विलय और विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि विलय और विलायक कैसा है। तो बताया गया था अगर ध्रुवीय होता है, दोनों को दोनों क्या होता है? ध्रुवीय होता है। विलय भी ध्रुवीय है और विलायक भी क्या हो? ध्रुवीय होता है। तो आसानी से क्या हो जाता है? घुल जाता है। आसानी से हो जाए क्या हो जाता है? घुल जाता है। वैसे ही हम लोग देखे थे अगर अध्रुवीय पदार्थ होता है, ध्रुवीय अध्रुवीय के बारे में भी डिस्कशन कर दिए थे क्या होता है। और फिजिक्स में भी हम बताए थे कि ध्रुवीय पदार्थ और अध्रुवीय पदार्थ किसको बोला जाता है। ताप का भी प्रभाव देखे थे कि ताप बढ़ाने से क्या होता है? ताप बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? दोनों चीजें होता है। कुछ केस में क्या होता है? घटता है। कुछ केस में क्या होता है? बढ़ता है। घटना और बढ़ना बताया गया था कब होता है? बताया गया था कि अगर उष्माशोषी अभिक्रिया होता है, उष्माशोषी अगर विलयन होता है तो उस केस में क्या होता है? ताप बढ़ाने से बढ़ता है। और उष्माक्षेपी होता है तो क्या होता है? घटता है। उष्माशोषी और उष्माक्षेपी क्या होता है बताया गया था ना, ठीक। करिए क्या होता है उष्माशोषी और उष्माक्षेपी? दाब का प्रभाव बोला गया था जब ठोस को क्या करते हैं? द्रव में मिलाते हैं, दाब का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है ना अगर ठोस को द्रव में मिलाते हैं तब। लेकिन आगे वही पढ़ रहे थे हम लोग किसको? द्रव को, गैस को द्रव में मिलाते हैं तो उसमें दाब का प्रभाव देखने को मिलता है। अब वही हम लोग आगे पढ़ रहे थे, गैस को क्या करते हैं? द्रव में मिलाते हैं। तो बताया गया था जब गैस को द्रव में मिलाते हैं तो कुछ पदार्थ आसानी से क्या हो जाता है?
मिल जाता है, मतलब जो कुछ गैस होते हैं जो द्रव में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ गैस ऐसा होते हैं कि जो द्रव में आसानी से नहीं मिलते। जैसे दिया हुआ है जल में NH3 और CO2 आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बात करते तो आसानी से नहीं घुलता है। आप लोगों को मना किया गया था एक साथ नहीं बैठने के लिए, फिर कैसे बैठ गए? उसके बाद बात किया जा रहा था द्रव में गैस की विलयता के लिए हेनरी का नियम दिया गया। हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्या बताया कि अगर गैस को द्रव में मिलाते हैं तो किस पर डिपेंड करता है, अगर दाब को बढ़ाते हैं, दाब जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें वो विलय होगा, उतना ही ज्यादा मिलेगा। कौन सा दाब? तो दाब के बारे में बताया गया था आंशिक दाब। आंशिक दाब के बारे में भी चर्चा किए थे, बहुत जगह ये आएगा भी आगे। तो आंशिक दाब किसको बोला जाता है? जो उसके कणों द्वारा लगाए गए दाब होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोई भी गैस होता है तो उसको छोटा छोटा क्या होते हैं, कण होते हैं, तो उसके कण के द्वारा क्या जाता है, दाब लगाया जाता है। उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं? आंशिक दाब कहते हैं। कोई भी अगर मान लो कि क्या है, यहाँ पे गैस का मिश्रण है, गैस यहाँ पे क्या है, वायु है, वायु का मिश्रण, वायु में क्या होता है, अलग अलग गैस होते हैं। तो अलग अलग जब गैस होते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं, जब अलग अलग गैस होता है तो सबका अपना अपना क्या होगा, आंशिक दाब होगा। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सब अपना अपना आंशिक दाब लगाता है। हम लोग शरीर पर भी लगता है, हम लोग शरीर पर भी दाब लगता है ना वायु का, तो सब क्या होता है, आंशिक दाब होता है। तो आंशिक दाब हर एक क्या करता है, अपने अपने अपना अपना क्या करता है, अपना अपना गैस अपना अपना आंशिक दाब लगाता है। तो अपना आंशिक दाब कैसे लगाता है, उसमें जो कण होता है वही कण क्या करता है, दाब लगाता है। इसका हम लोग एहसास भी होता है, हम बताए भी थे कि अगर वायु का दाब देखना है तो हम लोग के शरीर के ऊपर भी लगता है। ऐसा नॉर्मल तो पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग शरीर के ऊपर क्या है, वायु का दाब लग रहा है, तो उसके कणों के कारण ही लगता है, तो उसको हम आंशिक दाब बोल रहे थे। तो यही बताए थे कि आंशिक दाब जो होता है वो क्या होता है, मोल अंश के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो जो आंशिक दाब होते हैं वो मोल अंश के क्या होते हैं, समानुपाती देखने को मिलता है। सब चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए थे। हेनरी के कुछ हम लोग व्यवहारिक उपयोग भी देखे थे। व्यवहारिक उपयोग में बताए भी थे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, मिलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस ही होता है ना, तो उसको भी क्या किया जाता है, दाब लगा के उसमें मिलाया जाता है। इसका हेनरी के नियम के परिसीमा दिया हुआ है। परिसीमा का मतलब समझते हैं लोग, लिमिट होता है, उससे आगे वो काम नहीं कर सकता है। तो क्या दिया हुआ है, ताप और दाब न बहुत अधिक और नहीं बहुत कम होते हैं। मतलब ये हेनरी का नियम तभी अप्लाई करते हैं, नहीं इसमें ज्यादा ताप के लिए भी ये काम नहीं करेगा, नहीं ज्यादा दाब के लिए भी काम नहीं करेगा। एक लिमिट होगा, उतना ही पर ये क्या करेगा, उतना ही दाब पर ये काम करेगा हेनरी का नियम। मतलब मानते हैं कि चलो किसी चीज को हम क्या करें, किसी के अंदर कंप्रेस करके दाब लगाकर भर रहे हैं। अभी हम क्या बताए कि अगर मान लो कोल्ड ड्रिंक्स होता तो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरते हैं, तो क्या जितना मन करेगा उतना दाब लगा के भर सकते हैं, एक लिमिट होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है हेनरी के द्वारा, एक लिमिट है कि एक निश्चित दाब तक ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। गैसों का विलायक में विलयता कम हो, ये तभी अप्लाई होता है जब गैस की विलायक में विलयता क्या हो, कम हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ये द्रव है, ऐसे द्रव में हम क्या कर रहे हैं, गैस मिला रहे हैं, तो उस गैस का मात्रा, मतलब कोई भी गैस इसमें पहले से क्या हो, कम मात्रा में मिला हुआ होना चाहिए। अब मान लो पहले से इसमें गैस भरा हुआ है इस द्रव के अंदर, अब सोचेंगे कि और गैस इसके क्या करे, दाब बढ़ाकर और गैस इसमें भर दे, तो क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए कि हमको पता है कि द्रव के अंदर बीच में क्या होता है, अंतरालीय स्थान होता है। उसी अंतरालीय स्थान जितना खाली रहेगा उतना ही भर सकते हैं किसी चीज को, उससे ज्यादा हम लोग उसके अंदर नहीं भर सकते। इस कारण से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि गैस के विलायक में विलयता कम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग ये हेनरी का नियम काम करेगा कि दाब लगाकर क्या कर सकते हैं, और गैस को उसमें भर सकते हैं। गैस की विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, जब भी हम लोग विलयन का बात करते हैं तो विलयन को जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, पता है ना। रासायनिक अभिक्रिया और विलयन में अंतर होता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है दो पदार्थों को मिलाए वो तीसरा पदार्थ क्या हो गया, बन गया, लेकिन विलयन में ऐसा नहीं होता है। विलयन अभी भी हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद उसको फिर से हम लोग अलग भी क्या कर सकते हैं, अलग भी किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाता है तो उसको अलग नहीं किया जाता है,
एक बार दो दो पदार्थ आपस में मिला और तीसरा पदार्थ बन गया तो उसको फिर वापस नहीं ला सकते, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, यह नियम SO2 NH3 HCl आदि गैसों के साथ लागू नहीं होता है क्योंकि यह गैस के जल के साथ अभिक्रिया करती है। अब देखो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब इसको हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सब गैस क्या हो, जल में मिलाए। जल में मिलाएंगे तो ये जल के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर भी हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। मतलब ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इसको गैस जल के पास ले जाएंगे तो जल के साथ ये अभिक्रिया करना शुरू कर देता है। ये इतना लिमिट इसका दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। बैठ जाइए। आगे दिया हुआ है कि ठोस को ठोस में विलयन। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठोस को भी ठोस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम दिए थे, कहाँ पे मिलाते हैं, ठोस को ठोस में कहाँ पे मिलाते हैं। इसका एक उदाहरण बताइए लोग, क्या दिए थे उदाहरण इसका। बताए थे धातु का मिश्रण, बताए थे ना, धातु का मिश्रण बताए थे। धातु का जब मिश्रण होता है, धातु के मिश्रण में हम बताए थे कि क्या होता है, उसमें मिश्र धातु बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक धातु आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो उसी में हमको देखने को मिलता है क्या होता है कि ठोस को ठोस में मिलाकर बनाया जाता है। तो वही चीज लिखा है ठोस का ठोस में विलयन। तो ये भी दो प्रकार से देखने को मिलता है। जब ये आपस में मिलता है तो दो तरीका से मिल सकता है, एक होता है प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन, दूसरा होता है अंतराली ठोस विलयन। मतलब क्या होता है कि एक प्रतिस्थापन शब्द यूज किया गया है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, बहुत जगह आप लोग सुनते हैं, मैथ में भी पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक को क्या करता है, क्या कहते हैं, एक को हटाकर दूसरा आ जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे किया जाता है। तो इसमें पहला में क्या होता है कि मान लो यहाँ पर, जिससे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मान लो कि प्रतिस्थापनात्मक ठोस है। इसमें क्या होता है, पहले देखिए एक का कण यहाँ पर व्हाइट वाला से यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये वाला एक का कण है यहाँ पे, ये वाला। अब इसमें क्या कर रहे, दूसरा ठोस जब मिलाते हैं तो दूसरा ठोस जब इसमें मिलाएंगे तो दो तरीका से इसमें आ सकता है। एक तो तरीका ये है कि इसका एक वाला को क्या करेगा, अणु को हटा देगा, या यहाँ से अणु को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, हटाएगा, उसके जगह पर क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है ये व्हाइट वाला, यहाँ पर विलायक है या क्या है, ये विलय है। तो इसको क्या करेगा, विलायक को इस स्थान से क्या करेगा, रिमूव कर देगा, अपने आप वहां पे अटैच हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि उसको प्रतिस्थापित कर रहा है, इसी को इसका नाम क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हम जब भी ठोस पदार्थ होता है उसका अंतराली स्थान भी होता है। तो अंतराली स्थान वाला यहाँ पे देख सकते हैं, अंतराली ठोस विलय। इसमें क्या होगा कि इसमें जब भी विलय जो होगा ना, उसका कण का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये इसका जो अंतराली स्थान, खाली स्थान दिखेगा, वहां पे ये आ जाता है। तो ये इसके साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है, अलग अलग जगहों पे ये अंतराली स्थान में आके रह जाता है। तो उसका जो अंतराली स्थान होता है वहां पे आके रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतराली ठोस विलयन कहते हैं। ये कब होता है, ठोस को जब ठोस में मिलाते हैं तब। तो ठोस को ठोस में दो प्रकार से मिश्रण होता है, या तो उसमें का एक अणु को हटाकर दूसरा अणु उसके स्थान पर आएगा, और नहीं तो दूसरा तरीका होता है कि उसका जो अंतराली स्थान रहता है, अंतराली स्थान बहुत बार बता दिए है, अंतराली स्थान किसको बोला जाता है, जो कणों के अलावा जो उसके अंदर क्या हो जाता है, स्थान खाली रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतराली स्थान कहते हैं। तो उसी में क्या हो जाता है, वहां पे अगर कोई उसका दूसरा वाला जो विलय मिला रहा है उसका जो अणु होगा वहां पे आकर स्थानांतरित हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतराली ठोस विलयन कहते हैं। अब जो हम लोग आगे पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, द्रव ठोस को द्रव में विलयन और वाष्प दाब के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग इसके पहले आंशिक दाब पढ़े थे ना। अब यहाँ पे एक दूसरा शब्द आएगा क्या, वाष्प दाब। तो ठोस का द्रव में हम लोग क्या क्या देखने वाले, विलयन देखने वाले हैं, और दूसरे तरफ क्या है, उसका वाष्प दाब देखने वाले। अब क्या करने वाले हैं, ठोस का द्रव में हम लोग मिलाना जान चुके हैं, ठोस को हम द्रव में मिलाते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे
कि हम लोग द्रव के रूप में क्या ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नमक को मिला सकते हैं, चीनी को मिला सकते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ शब्द के बारे में जानेंगे, तब जाकर हम लोग देखेंगे ठोस को द्रव में मिलाने से क्या होता है। तो पहला शब्द यहाँ पे है साम्य अवस्था। अभी ये क्या होता है, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, साम्य अवस्था है। तो एक विशेष अवस्था में वाष्पन का वेग कम और संघनन का वेग कमरे, वाष्पन का वेग और संघनन का वेग कमरे, यहाँ पर कम को काट देना है। वाष्पन का वेग और संघनन का वेग कमरे के एक निश्चित ताप पर समान हो जाते हैं, यह अवस्था क्या कहलाता है, साम्य अवस्था कहलाता है। इक्विलिब्रियम हम लोग कहते हैं। मतलब क्या है कि जब भी हम लोग द्रव को बात करते हैं, द्रव में हम लोग वाष्पन का क्रिया देखने को मिलता है। वाष्पन समझते हैं लोग क्या होता है, क्या होता है, और क्या होता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है। जब भी कोई द्रव को कहीं पर भी बाहर में छोड़ दो, खुला छोड़ दो, तो द्रव कुछ दिनों में या कुछ घंटों में भी क्या हो सकता है, वाष्प बन के उड़ सकता है। पानी को अगर क्या कुछ कंटेनर में छोड़ देंगे तो पानी वाष्प बन के उड़ता है कि नहीं उड़ता है, उड़ता है। तो उसी को बोलते हैं वाष्पन की क्रिया। वाष्पन जब होता है तब संघनन भी होता है। वाष्पन होता है तो संघनन भी होता है। संघनन का मतलब क्या हो जाता है, जो वाष्प बना हुआ रहता है फिर से क्या हो जाता है, ठंडा होके फिर से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यहाँ दो शब्द यूज किया गया है, एक होता है संघनन, दूसरा है वाष्पन। दोनों शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि जल अगर कंटेनर में यहाँ पे जल रखा हुआ है तो जल अपने आप क्या होता है, इसका जो कण होता है वो वाष्प बन के क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। लेकिन अगर जब जल उड़ते रहता है तो अगर किसी भी एक ठोस से टकराता है, अगर मान लो कि यहाँ से जल उड़ रहा है, यहाँ से जल जब निकल रहा है और यहाँ पे अगर इस कंटेनर के किसी भी हिस्सा से टकराएगा ना, तो फिर से क्या होने लगता है, वो पानी का बूंद बनने लगता है। जैसे टकराएगा तो वहां पे क्या होता है, टकराने के बाद वो फिर से क्या होता है, ठंडा होने लगता है। ठंडा होकर फिर से क्या बनने लगता है, पानी का बूंद बनने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। दोनों शब्द समझ में आ गया। ये अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है बहुत जगह। कुछ भी गर्म चीज को रखते हैं तो फिर ठंडा होकर उसमें देखने को मिलता है कि वो थोड़ा पानी का बूंद जैसा बनने लगता है। या दूसरा और देखना है तो और दूसरा उपाय है कि इसके ऊपर एक कंटेनर, उसके ऊपर ढक्कन एक रख दो। ढक्कन रखने के बाद भी अगर ढक्कन खोलते हो तो ढक्कन के नीचे भी देखते हो तो थोड़ा सा बूंद दिखने लगता है पानी का। तो जो बूंद दिखने लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो वही चीज बताया जा रहा है कि जब भी कोई जल होता है तो जल में क्या होता है, ये वाष्प बन के उड़ता है। तो पहले ये वाष्प बनेगा, पहले वाष्प का वेग क्या होगा, वेग मतलब क्या होता है, चाल। ठीक, तो पहले वाष्प का जो वेग होगा अधिक होगा और संघनन तो बाद में होना शुरू होगा ना। पहले तो वाष्प बनेगा, तो वाष्प बनेगा और फिर क्या होगा, संघनन भी होगा। तो दोनों क्रिया होता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि जितना वेग से वाष्प बन रहा है उतना ही वेग से क्या होने लगता है, संघनन भी होने लगता है। तो दोनों का वेग जब समान हो जाता है तो वैसे अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। वैसे अवस्था को हम लोग साम्य अवस्था कहते हैं। जब क्या होता है कि इसमें वाष्पन का क्रिया और संघनन की क्रिया के दोनों क्या हो जाता है, दोनों का वेग समान हो जाता है। दोनों का शब्द का मतलब समझ में आ गया, आ गया ना सबको। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो वही दोनों का वेग जब समान हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघनन की क्रिया कहते हैं। सॉरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं किसका, वाष्प दाब का, कि ये वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प का, वाष्पन का मतलब समझ में आ गया। अभी ये वाष्प दाब क्या होता है, लिखा हुआ एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प का क्या कहलाता है, वाष्प का दाब या द्रव का वाष्पन वाष्प दाब कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जब साम्य अवस्था आ जाता है और जो भी कण इसमें का वाष्प बन चुका है वो एक दाब लगाना शुरू करता है, या उसके सतह पर या कहीं पर भी। जब भी कोई वाष्प बनता है तो उसका भी एक क्या होता है, दाब होता है। तो एक दाब लगाना शुरू करता है और उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। कहीं पर भी ये देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप लोग पता है कुकर का जो सीटी बजता है, इसी कारण से बजता है कि उसके अंदर क्या होता है, गर्म होता है, वाष्प दाब बनता है
वाष्प दाब बन के क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। तो जब वाष्प दाब बनता है तो वाष्प दाब में भी बहुत ज्यादा ताकत होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि अगर कुकर सीटी ना दे, बंद हो जाए, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए तो क्या हो जाएगा, उस दाब के काम क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो वाष्प दाब उसी को बोलते हैं। जब ये वाष्पन की क्रिया होता है तो वाष्पन का जब क्रिया होगा और किस पर, साम्य अवस्था पर, जो इसमें साम्य अवस्था पर जितना भी वाष्प बना हुआ रहेगा, जो भी कण, और वाष्प कहा, देखिए वाष्पन करने के लिए कोई इसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पता है ना। उसको गर्म अलग से करते हैं, पानी को अगर रख देंगे बाहर में भी तो वो भी क्या होता है, वाष्प बनता है। तो वाष्प बनने के लिए कुछ को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो वाष्प जब भी बनता है तो हमेशा कौन सा कण बनता है, जो इसके ऊपर सतह पे जो कण होता है वही वाष्प में बदलता है। कभी भी सतह के अंदर का कण वाष्प में नहीं बदलता है। सतह के जो ऊपर आता है, और ऊपर आता है उसके पास क्या होता है, ऊर्जा थोड़ा ज्यादा होता है। अब देखिए जब भी कोई द्रव का बात करते हैं तो द्रव में क्या होता है, कुछ कणों के पास क्या होता है, ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। जब भी कोई कण इधर से उधर तभी भागता है जब उसके पास क्या होता है, ऊर्जा ज्यादा होता है तब। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें बहुत सारा कण है, लेकिन सबका, अब देखिए कोई भी अगर पदार्थ लेते हैं तो पदार्थ के पास कण होता है, और कण के पास एवरेज अगर बात करेंगे लगभग लगभग इसमें जितना कण होता है सबके पास ऊर्जा समान होता है। लेकिन कुछ कणों के पास क्या होता है, ऊर्जा कुछ ज्यादा होता है, कुछ कणों के पास ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। लेकिन एक एवरेज ऊर्जा बताया जाता है कि लगभग कणों के क्या होते हैं, समान होते हैं। अब जिस कण का ऊर्जा ज्यादा होगा, पहले वो कण क्या होगा, यहाँ से इधर उधर उधर भागेगा और कहाँ पे आता है, जो सतह वाला रहेगा कण। अब जो सतह वाला कण रहेगा उसका ऊर्जा ज्यादा रहेगा तो उसको वहां से निकलने में क्या होगा, आसानी होता है। जब भी किसी कण का ऊर्जा बढ़ जाता है वो कण कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। तो द्रव में ऐसा ही होता है, कुछ कण का ऊर्जा ज्यादा होता है, उसी कण का इस सतह वाले कण से क्या होता है, वो ऑप्शन हो जाता है, बाहर निकल जाता है ऊर्जा होने के कारण। तो यहाँ से ये सतह के कण क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। अब देखिए जब इसको गर्म करते हैं, जब इस अगर ये जल है इसको गर्म करेंगे फिर भी वाष्पन की क्रिया होता है, लेकिन उस टाइम वाष्पन की क्रिया और क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। देखते हैं लोग ना, जब इसको गर्म करते हैं एक टाइम आता है जब गर्म करते जाते हैं तो इसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं, होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, उबल रहा है, यही बोलते हैं ना। तो इसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं, इसका कारण क्या होता है, देखिए पहले जो वाष्प बन रहा था इसके सिर्फ सतह वाला कण क्या बन रहा था, वाष्प में बदल रहा था। लेकिन जब गर्म करते हैं तो इसका अंदर वाला कण के पास भी ऊर्जा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर कोई चीज को गर्मी मिलती है, अगर कोई भी कण है पदार्थ का, अगर उसको जैसे ही गर्म मिलेगा, हीट मिलेगा, उसका ऊर्जा अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऊर्जा बढ़ता है तो अब इसके सतह वाला कण का भी क्या होने लगता है, इसके अंदर वाला कण का भी वाष्पन शुरू हो जाता है। और यही अंदर वाला कण पानी को पार करके निकलता है ऊपर की ओर, तो वही बुलबुले के रूप में हम लोग को नजर आता है। इसलिए कि अंदर में ही वाष्प बन जाता है, अंदर को वाष्प जब बाहर की ओर निकलता है तो बुलबुले नजर आता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल जो वाष्पन होता है वो इसके सिर्फ सतह वाला कण का क्या होता है, वाष्पन होता है। बात समझ में आए। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, यही हम लोग इसको क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। जो भी वाष्प बन के निकलता है उससे कारण जो दाब लगता है किसी भी सतह पर, तो उसको हम लोग वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। आगे दिया वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन शब्द का मतलब क्या हो जाता है, अवनमन शब्द का मतलब क्या होता है, अवनमन मतलब हो जाता है घट जाना। ध्यान में रखिएगा, उसको यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लोअर में लिखा है, लो मतलब क्या होना, कम हो जाना, ठीक। तो जब भी वाष्प दाब का अवनमन कब होता है, ध्यान समझिएगा लो जो अभी बताने जा रहे हैं। मान लेते हैं एक कंटेनर लिए है, इस कंटेनर में अभी सिर्फ क्या है, तो विलायक है। इस कंटेनर में सिर्फ अभी क्या है, विलायक है। तो विलायक का इसमें क्या है, अपना एक कण होगा, जो भी पदार्थ होगा, पानी ही मान लेते हैं। तो पानी का यहाँ पे पानी इसमें भरा हुआ है इसके अंदर। अभी बताए जब पानी भरा हुआ है तो सिर्फ इसके सतह वाला जो कण होगा उसी का क्या होगा, तो होता है वो ऑप्शन इसी का होता है। तो ये सिर्फ विलायक है, और विलायक के सतह पर जो भी कण होता है उसका वो क्या किसमें बदलता है, वाष्प में बदलता है। तो ये जो कण है ये वाष्प में यहाँ से बदलना शुरू होता है। अब ये जब वाष्प में बदल रहा है
तो यहाँ का जो वाष्प दाब है उसको हम कुछ भी मान लेते हैं कि पीएस ही मान लिया, पी नॉट मान लेते हैं, जिस जो मानना है मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए चाहिए इसको पी नॉट मान लिए, ये वाष्प दाब हो गया। इसका जब ये सिर्फ विलायक है तब, अब इसको विलयन बनाना है। विलयन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं, विलायक मिलाते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, विलायक मिलाएंगे। अब जब इसमें इसके अंदर हम विलायक मिलाएंगे तो विलायक, अब देखिए पहले से ये तो पानी का कण इसमें रहेगा ही, पहले से इसमें पानी का कण रहेगा। अब जब ये, अब इसको हम लिख देते हैं पहले कि ये क्या है, ये विलयन हो गया। तो ये विलयन है। अब इस विलयन का मतलब ये है कि इसमें और किसका कण आ गया, तो पहले पानी के कण को दिखा देते हैं सतह पर। अब जब इसमें कुछ मिलाते हैं विलय, तो जो विलय मिलाएंगे तो चारों तरफ क्या होता है, समान मात्रा में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो पूरी तरह से क्या होगा, इसमें अब विलय भी मिल गया, ये विलय का कण मान लेते हैं कि ये विलय का कण है, लेकिन इसके सतह पर भी तो विलय के कण होगा ना। अब इसके सतह पर भी विलय का कण होगा। अब विलय कैसा है, ठोस है। विलय कैसा है, खड़े हो जाइए, तीनों खड़े हुए, तो खड़े हुए लोग तीनों, उसको छोड़कर खड़े हुए लोग आप लोग। नहीं खड़े रहिए, नहीं पूछिए। चलिए तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, ये जो रेड कलर यहाँ पर दिखाया वो क्या है, विलायक का कण है। इसमें क्या कर दिए, विलय मिला दिए। जब विलय मिलाए, विलय यहाँ पर क्या है, ठोस है। ठोस का वाष्पन होता है क्या, ठोस का वाष्प बनेगा कभी नहीं बनता है, वाष्पन नहीं होता है ठोस का, सिर्फ क्या होता है, द्रव का होता है। द्रव के रूप में यहाँ पे क्या है, जल है। अब देखिए हम बताए थे वाष्पन किसका होता है, जो सतह पे कण होता है उसी का वाष्पन होता है, जो सतह पे कण होता है उसी का वाष्पन होता है। तो सतह पे अब जो कण है, दोनों का कण आ गया, विलय का भी है और विलायक का भी है। पहले जो सतह पे कण था सिर्फ किसका था, विलायक का था। तो यहाँ पे वाष्पन ज्यादा हो रहा था, अब यहाँ पर सतह पर विलायक का कण कम हो गया पहले से। तो पहले के तुलना में अब जो यहाँ पे वाष्पन होगा अब क्या हो जाएगा, पहले के तुलना में कम हो जाएगा। इसलिए कि जो विलायक का ही सिर्फ वाष्पन होता है, और यहाँ पर सिर्फ विलायक था तो सबका वाष्पन हो रहा था, सारा कण का जितना भी सतह पर था। लेकिन अब सतह पे कम कण का मतलब क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, इसलिए कि उसमें विलय का भी कण क्या हो गया, सतह के ऊपर आ गया। तो इस कारण से इसका जो वाष्प दाब होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम पीएस से दिखा दिए। अब ये कितना से कम हो गया, पहले कितना था पी नॉट, बाद में क्या हो गया पीएस। तो जो कम हो गया तो पी नॉट माइनस क्या हो जाएगा, पीएस हो जाएगा। यहाँ से पी नॉट माइनस पीएस, तो ये बता रहा है कितना दाब इसमें से क्या हो गया, कम हो गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का। तो पी नॉट माइनस पीएस जो होगा इसी को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ये अवनमन का मान हो गया पी नॉट माइनस पीएस। पी नॉट क्या है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब हो गया। तो ये कितना से कम हो जाएगा, तो पी नॉट में से क्या करेंगे, पीएस को घटा देंगे तो उतना से कम हो जाएगा। जितना से कम हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पर दिया है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन दिया हुआ है। अपेक्षित शब्द का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े थे, याद कीजिए कहाँ पे पढ़े थे, विद्युतशीलता पढ़े थे हम लोग। जो कि हम लोग पढ़े थे कि विद्युतशीलता जो होता है निर्वात के लिए क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़े थे, जिसको हम लोग किससे दिखा रहे थे, एप्सिलॉन आर से दिखा रहे थे। तो अपेक्षित शब्द का मतलब होता है किसी के सापेक्ष। तो हम लोग अवनमन तो बताना है, लेकिन किसी के
सापेक्ष बताना है कितना का अवनमन होगा। अवनमन का मतलब क्या हो गया, घटना कितना से वाष्प दाब कम हो गया। वाष्प दाब कम कब होता है, जब एक शुद्ध विलायक रहता है और उसको क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। जब एक शुद्ध विलायक को हम लोग क्या करते हैं, विलयन बनाते हैं, तो उसका वाष्प दाब में क्या हो जाता है, अवनमन हो जाता है, कमी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अपेक्षित अवनमन है। यहाँ पर क्या है, माना है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, पी नॉट है, एवं विलयन का वाष्प दाब क्या माने, पीएस माने है। अभी हम बताए कि वाष्प दाब का जो अवनमन होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी नॉट माइनस पीएस। एक शब्द आवाज नहीं आना चाहिए, बात करना है बाहर चले जाइए, फिर आइएगा मत। आवाज ऐसे ही आ रहा था। ठीक, तो वाष्प दाब का अवनमन अभी बताया क्या होता है, पी नॉट माइनस पीएस होता है। तो शुद्ध विलायक के अपेक्षित वाष्प दाब के अवनमन को देखो, तो किसके सापेक्ष, क्या लिखा हुआ है, शुद्ध विलायक के सापेक्ष। तो किसके सापेक्ष बताना है, तो जिसके सापेक्ष बताना रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उससे भाग करते हैं। जैसे कि हम यहाँ बताए थे कि एप्सिलॉन आर का जब मान निकालते हैं तो कैसे निकलता है, किसी माध्यम का विद्युतशीलता अब बट्टे में किसके सापेक्ष निकाल रहे थे, निर्वात के सापेक्ष निकाल रहे थे, तो उससे किससे भाग कर रहे थे, निर्वात वाला से क्या कर दे रहे थे। तो यहाँ पर भी अपेक्षित जो निकाल रहे हैं वो किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, क्या लिखा हो, शुद्ध विलायक के सापेक्ष निकालना है। तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को हम क्या माने हैं, यहाँ पे पी नॉट माने हैं, मतलब उसको भाग किससे कर देंगे, पी नॉट से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा क्या लिखेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो पहले वाष्प दाब का अवनमन अभी बताया कि वाष्प दाब का अवनमन को क्या लिखते हैं, पी नॉट माइनस पीएस लिखते, यही वाष्प दाब का अवनमन है। अब इसको किसके सापेक्ष लिखना है, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष लिखना। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, पी नॉट, तो इसको पी नॉट से क्या कर दें, भाग कर देंगे। तो यही क्या कहलाता है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहलाता है। ठीक, तो पहले हम लोग निकाले वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, अवनमन का मतलब समझे क्या होता है। अवनमन का मतलब हमको पूरी तरह से समझा दीजिए, यहाँ पे बैठा देंगे, बोलिए, बोले था ना, पूछिए वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, बताइए हमको। सापेक्ष आप पूछ ही नहीं रहे, वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं, क्या चीज कैसे घट जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो कॉन्फिडेंस में कम रहिए, लगता है कि बहुत ज्यादा तेज हो गए, पूछिए हम बता देंगे। बैठ के हंसे जा रहे लोग पीछे, एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए क्या समझाए थे, वो बताइए कैसे कम हो जाता है। जो वाष्प दाब हम लोग पढ़े, वाष्प दाब किसको कहते हैं, वाष्प दाब मतलब जो वाष्प बनता है उसका दाब होता है, जो वाष्प बनता है वो दाब होता है, तो उसका उठता है दाब, हाँ दाब बन के उठता है। दाब का मतलब क्या होता है, दाब का मतलब बल होता है, बल होता है ना। तो कैसे उस पर बल लगता है, कहाँ बल लगता है, नीचे से, हाँ? पानी में लगता है, वाष्प दाब का अवनमन बता दीजिए क्या होता है, वही उस टाइम पढ़ा रहे थे। जल ऊपर से नीचे से ऊपर वाष्प, उसका अवनमन कैसे हो जाता है, वाष्प बन के उड़ गया तो अवनमन हो गया। पानी में हम वाष्प दाब का अवनमन पढ़ेंगे, पानी का कमी पढ़ रहे हैं, वाष्प दाब में कमी कैसे हो गया।
आप काहे के लिए बोल रहे, आप नहीं हंसे उसमें, आप शामिल नहीं थे। कैसे मिलाने से क्या हो जाता है आखिर? मिलाने से कैसे कमी हो जाता है, मिलाने से क्या हो जाता है आखिर? विलय बन जाने से क्या हो जाएगा? कमी कैसे हो जाएगा, वही अच्छा से बताए थे अभी। कितना देर पढ़ते हैं घर पे, पढ़ाई करते हैं? नोट्स तो कंप्लीट है केमिस्ट्री का, दिखाइए तो। क्या नहीं कंप्लीट है? क्या डिलीट हो गया था? रीसेट हो गया तो फिर नहीं होगा। जितना काम का चीज होगा वो डाउनलोड हो गया होगा। ये पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहता है, जब खड़ा कराए तो इतना कॉन्फिडेंस में बोले पूछिए ना। आप बताइए। तो क्या कर रहे थे बैठ के? हमसे तो ऐसा कुछ बोले नहीं, आप वहां पे बैठे हुए थे सामने, वहां से दिखाई भी देगा जहाँ बैठे हैं। हमसे तो कुछ बोले नहीं। अगला क्लास में आगे बैठिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो। कि ज्यादा बोलने का जो होता है, आगे खाली नहीं रहता है क्या? हर एक चीज को कॉमेडी क्या है बनाते हैं, जब यहाँ पर खड़े हैं तो उसके बाद में समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। पढ़ने आते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्लास के बाहर जाके बात करते रहिएगा। जितना ज्यादा सुनिएगा तो उतना ज्यादा दिन दिमाग में बैठेगा। सबसे बड़ा चीज होता है कंसंट्रेशन, क्लास में कितना रखते हैं। नहीं भी कुछ जाने वाला चीज, बहुत सारी चीज आदमी सीख जाता है। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी 10% सीख जाएगा, कंसंट्रेट रहेगा तो। कि पहले हम कॉलेज में गए थे तो वहां पे हमको थोड़ा सा भी, वहां पे टीचर क्या करते थे, लोग इंग्लिश में बताते थे। उस टाइम मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था, तो पढ़ाते थे वहां पे, कंप्यूटर वाला कुछ कोर्स था, C++ का। तो पढ़ाते थे तो उनको पता था कि हमको नहीं आता है, मैं तब कंसंट्रेशन उनका रहता था, हम भी पूरी तरह से कंसंट्रेशन उनके तरफ रखते थे। तो कंसंट्रेशन रखने से बहुत सारी चीजें सीख दिया जाता है। अगर अगर लगता है कि हमको, जब देखिए क्लास में जब भी बैठे रहेगा तो लगेगा कि हमको कुछ नहीं आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते, पढ़ा क्या रहे। ये सिंपल होता है हर एक के साथ। जब लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको सारे पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। गलती वहीं पर शुरू हो जाता है। जब नहीं आता है फिर भी आप ध्यान दीजिए, आप छोटे छोटे चीज सीखिएगा, और छोटे छोटे चीज सीख कर ही पता चलेगा बाद में कि अब हमको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगा है। इसलिए कि एक चीज एक बार रिपीट नहीं होता है। हमको पता है ना, बहुत सारा चीज ऐसा है क्लास में 15 बार 20 बार नाम रिपीट होता ही हमेशा, फिर भी उसके बाद भी वो चीजें पूछ लिया जाता है तो नहीं आता है। इसके पीछे रीजन यही होता है कि थोड़ा सा भी हम कंसंट्रेट उधर नहीं करते। थोड़ा सा भी अगर कंसंट्रेट करके अगर बैठिएगा, अपने आप को कंसंट्रेट होकर बैठिएगा, ज्यादा देर ऐसा भी क्लास नहीं रहता है। दिन भर तो स्कूल जाते नहीं है लोग, ये 2-4 घंटा पढ़ना रहता है। जो भी 11-12 का अच्छे पद पर जो तैयारी करते हो अलग अलग चीजों का, उन लोगों का क्लास करने के बाद भी घर पर 6 घंटा 7 घंटा पढ़ता है लोग। लाइफ में सब चीज बराबर करो, जितना करना है चीजें, पढ़ाई भी करे, खेले कूदे भी, इधर उधर भी करे, जो भी करना है करो, लेकिन सब चीज बराबर करके देखो, कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन एक ही चीज ज्यादा करेंगे, एक चीज फिर कम करेंगे तो दिक्कत तो देखने को मिलेगा ही। जो भी करना है एक नियम से कीजिए ना, देखिए अब तक चेंजिंग कैसे देखने को नहीं मिलेगा। पैसा कौन देते हैं आपके? पैसा कौन देते हैं पढ़ने लिखने के लिए? पापा देते हैं ना। पापा क्या सोच के पैसा देते हैं? पढ़ने के लिए देते हैं। कितना यूटिलाइज करते हैं उसका? पापा देते हैं तब नहीं यूटिलाइज करते। बहुत लोग का अपना से कमा कर भी पढ़ता है। ट्वेल्थ से पास करने से क्या कुछ हो जाएगा क्या? पढ़ाई ही काम करता है, जो भी पढ़े रहेंगे। ये चीज देखिएगा, बहुत लोग ऐसा होगा कि बाद में जब एज जाएगा 25, 26 साल, 27 साल होने लगेगा, आप कोई चीज को लगेगा कि चलो आप कोई चीज का निकाल ही ले, तैयारी कर ले, तो उस टाइम वही पढ़ाई का लेवल चेंज होने लगता है। कैसे लोग पढ़ने लगते हैं। अगर पढ़ाई क्षेत्र में रह गए तो, नहीं तो नहीं रहेगा तो अलग बात है, जाइए बाहर कमाइए। कम से कम खड़ा कराएगा, उसमें भी शांत रहना चाहिए था। खड़ा कर होने के बाद भी कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे हंसे जा रहे हैं। तभी हम लोग इसके पहले पढ़े क्या होता है, वाप्स दाब का अवनमन पढ़े। तो वाप्स दाब के अवनमन का मतलब क्या बताया गया था? हाँ, शुद्ध विलायक में जब विलय को मिलाते हैं तो वाप्स दाब का मतलब भी होता है कि सिर्फ सतह का कण क्या हो जाता है, वाप्स में बदलता है। तो सतह का कण जब विलायक रहता है तो पूरे सतह पर सिर्फ विलायक भरा हुआ है, लेकिन जैसे विलय मिलाते हैं तो उसके सतह पर विलायक और विलय दोनों का कण हो गया। लेकिन वाप्स सिर्फ कौन बनेगा? विलायक वाला कण बनेगा, वही द्रव के रूप में है। तो अब सतह पे कण विलायक का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वाप्स क्या होने लगता है, कम बनने लगता है। इसीलिए उसका दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहले दाब पी नॉट था, लेकिन विलयन बनाने के बाद दाब क्या हो गया, पीएस हो गया। ये दोनों दाब जो है किसका है, विलायक का ही है। लेकिन पहले वो अकेला था तो उसका दाब अधिक था, लेकिन उसमें क्या कर दिए, विलय मिला दिए तो उसका दाब क्या हो गया, कम हो गया। अब हमको जानना था कितना से कम हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। तो कितना से कम हुआ तो पी नॉट में से क्या किए, पीएस को घटा दिए, तो ये हमारा क्या आ गया कि अवनमन हो गया। लेकिन अब क्या निकालना था, अपेक्षित अवनमन निकालना था। अपेक्षित अवनमन किसके सापेक्ष निकालना था, तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष। मतलब जिसके सापेक्ष निकालना था उससे हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो अपेक्षित अवनमन हो जाता है। इसके लिए भी, अपेक्षित अवनमन के लिए भी किसका, राउल का नियम आया। क्या नियम आया, तो इन्होंने बताया किसी तनु विलयन के वाप्स दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के क्या होते हैं, मूल पराभाज के बराबर होते हैं। मूल पराभाज याद है क्या होता है, मूल पराभाज किसको कहते हैं, मूल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मूल अंश भी कहते हैं, मूल पराभाज भी कहते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो अपेक्षित, हम यहाँ पर देखें कि वाप्स दाब का अपेक्षित अवनमन, इसका भी फॉर्मूला भी हम लोग क्या देखें, तो इसका फॉर्मूला तो पहले क्या करते हैं, मोल पराभाज निकालना है तो पहले विलय और विलय का क्या करते हैं, मोल मान लेते हैं। इसलिए मोल पर ही डिपेंड करता है मोल पराभाज। तो हम क्या करते हैं, दोनों का पहले मोल मान लेते हैं। विलायक का मोल जो है हम कैपिटल एन मान लेते हैं, और विलय का मोल स्मॉल एन है। तो हम अगर निकालना चाहते, देखिए किसके, ये क्या बोला है, विलय के मोल पराभाज निकालना है। किसका निकालना है,
हम बताए थे कि विलय का मोल पर आवाज क्या होता है, तो विलय का जो मोल पर आवाज होता है वो क्या होता है, जिसका मोल पर आवाज निकालना तो उसका मोल क्या किया जाता है, ऊपर में लिखा जाता है, ठीक, और नीचे में क्या किया जाता है, दोनों का योगफल होता है, नीचे में क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, विलय का मोल पर आवाज हो गया। वही अगर विलाया का पूछा जाएगा तो विलाया का क्या लिखा जाता है, ऊपर में कैपिटल है, मतलब जिसका पूछा जाता है उसका ऊपर में मोल और नीचे में कुल मोल से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो यही मोल पर आवाज होता है। इसी को हम लोग x1 से भी दर्शाते हैं, ठीक, इसको हम लोग x1 से भी दर्शाते हैं, अगर विलय का लिखते हैं तो, और विलय का लिखते हैं तो हम लोग x2 से दर्शा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अपेक्षित अवनमन हुआ, अपेक्षित अवनमन को अभी क्या लिखे थे हम, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट। यही बताया जा रहा है कि ये जो होता है अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होता है, मोल पराभाज के, विलय के मोल पराभाज के बराबर होता है। तो विलय के मोल पराभाज क्या है, n डिवाइडेड बाई n प्लस n। इसको हम लोग x1 से भी दर्शा सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीका से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। तो ये संबंध बताया गया राउल्ट के नियम के द्वारा कि किसी भी, ये राउल्ट का नियम किसके लिए है, इसके पहले हम लोग हेनरी का नियम पढ़े थे। हेनरी के नियम किसके लिए पढ़े थे, जब हम लोग क्या करते हैं, गैस को द्रव में मिलाते हैं, तो उसके लिए हेनरी ने नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे कि दाब जितना ज्यादा रहेगा विलयता उतना ही ज्यादा होगा। यह एक और तरीका बताया गया था, जो प्रेशर होता है, जो आंशिक दाब होता है, समानुपाती होता है किसके, मोल पराभाज के। किसके मोल पराभाज के, तो विलय के मोल पराभाज के समानुपाती होता है। वो किनके द्वारा बताया गया था, हेनरी के नियम बताया गया था, हेनरी के द्वारा बताया गया था। और वो नियम किनके लिए था, तो जब क्या करते हैं, गैस को द्रव में मिलाते हैं तब। और यहाँ पे जो नियम आया है रॉल्ट का नियम, ये किस लिए आया है, जब हम लोग क्या करें, ठोस को किस में मिला रहे, द्रव में मिला। जब तक आप लोग नोट्स उतार कर नहीं देखिएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या कहाँ पे क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। वही एक बार आधा घंटा भी अगर नियम से थोड़ा सा रिवीजन करके आ जाते हैं, तो देखिएगा आपको कितना समझ में आएगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई करके देखिए, सब चीज अच्छा लगने लगेगा। जो लोग तेज है तो उन लोगों को तो और ज्यादा बेनिफिट है, जो लोग थोड़ा सा क्या है कमजोर है, वो उनके लिए थोड़ा मेहनत करना और ज्यादा जरूरत होता है। क्लास में एक और चीज को, बात को ध्यान में रखिएगा लोग, जो पढ़ने में कमजोर है और जो पढ़ने में तेज है, वो थोड़ा सा हंसी मजाक भी करेगा, किसी से बात भी करेगा तो उस चीज को समझ जाएगा। लेकिन जो पढ़ने में कमजोर है, उसके साथ वो लगा रहा तो उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा। और एग्जाम के टाइम क्या करेगा, इधर उधर से कुछ रट फट के नंबर भी थोड़ा बहुत ला लेगा, फर्स्ट डिवीजन भी ला लेगा। लेकिन तुम अगर सोचोगे हम पढ़ने में कमजोर भी है, इधर उधर से रट के नंबर भी ला ले, तो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, वो अगर वही जो तेज है, अगर वो पढ़ने पर ध्यान देता तो उसका 400 नंबर भी पार हो सकता है। लेकिन फिर उन लोग को भी उसको भी मतलब नहीं रहता, वो भी सोचते हैं चलिए कैसे वो पास कर जाए, लेकिन उसका असर बाद में देखने को मिलता है। आगे जो अब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अब देखिए फिर से यहाँ पर चेंज हो रहा है टॉपिक, क्या हो रहा है, द्रव का द्रव में विलयन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोग द्रव को ठोस में मिला रहे थे, उसके लिए हम लोग रॉल्ट का नियम पढ़े। अब यहाँ पर जो है द्रव को द्रव में मिलाने जा रहे हैं। देखो द्रव को द्रव में मिलाते हैं तो इसको एक नाम देते हैं, द्विअंगी विलयन भी इसको हम लोग कहते हैं, बाइनरी सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पर बाइनरी सोल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि एक द्रव को क्या करे, दूसरे द्रव में मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी नियम आता है किनका, देखो हिंदी में रॉल लिखा रहता है, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉल्ट बोलते हैं, ठीक। तो विलयन के किसी वाष्पशील अयव के आंशिक दाब किसी भी ताप पर शुद्ध अयव के वाष्प दाब और विलयन के उनके मोल पर आवाज के क्या होते हैं, गुणनफल के। एक बार अच्छे से थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बोला गया है
पढ़ लिए लोग। देखिए हमके पास पता है कि मान लेते हैं मेरे पास 2 बिलियन है, 2 कंटेनर है जिसमें अलग अलग बिलियन रखे हैं। एक पहले मान लेते हैं कि ए वाला है और ये बी वाला है, दोनों में द्रव ही है, सभी को पता है कि दोनों में क्या रखा हुआ है, द्रव रखा हुआ है। जब भी द्रव को रखे तो इसका भी एक क्या होगा, वाष्प दाब बनेगा। ये द्रव है तो अभी से एक वाष्प दाब बनेगा जिसको हम क्या माने हैं, PA नॉट। इसको क्या माने हैं, यहाँ पर लिखा भी होगा, नहीं भी लिखा होगा तो आगे हम लिख देंगे, ठीक। इसको हम PA नॉट मान रहे हैं और इसका जो है PB नॉट मान लिए। ये दोनों का ये क्या है, वाष्प दाब है। ये बिलियन मतलब ये विलायक ए का है और ये हम लोग एक को विलायक बोल सकते थे, दोनों को दोनों इसमें द्रव ही है। तो एक को विलायक, एक को क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। दोनों अलग अलग यहाँ पे है। अभी दोनों को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, इस दोनों को एक ही कंटेनर में डाल रहे हैं। तो ये दोनों को क्या कर देना है, मिक्स करना है। दोनों को जब मिक्स करेंगे तो एक कंटेनर में जब डालेंगे तो दोनों एक ही कंटेनर के अंदर आ जाएगा। जब दोनों एक ही कंटेनर के आ जाएगा तो इसका तो अपना अपना शुद्ध वाष्प दाब था। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो अब यह है कि इसका आंशिक दाब एक दूसरे के ऊपर लगेगा। आंशिक दाब ए का भी होगा और बी का भी होगा। तो बताया ये जा रहा है कि जो आंशिक दाब होगा, आंशिक दाब को हम PA से दर्शा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आंशिक जो दाब होता है वो जो इसका वाष्प दाब बनता है उसके किसके साथ गुणनफल, तो किसके साथ मोल पराभाज के साथ गुणनफल के बराबर होते हैं। तो मोल पराभाज को हम क्या दिखा रहे हैं, x से दिखा देते तो x से लिख सकते हैं या x1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके मोल क्या है, मोल पराभाज के गुणनफल के क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो जो आंशिक दाब होते हैं वो वाष्प दाब और मोल पराभाज के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रॉल का नियम इसमें बताया जा रहा है द्रव के लिए। तो दूसरा के लिए भी वही होगा। दूसरा कंटेनर में भी क्या है, इसको PB बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PB नॉट इंटू XB के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना है। अब यहाँ PA ये समझ में आ गया कि जब भी हम कंटेनर लिए है तो कंटेनर अगर दोनों के दोनों क्या है, द्रव है, तो दोनों का दोनों जब द्रव होगा तो दोनों का आंशिक दाब होगा, दोनों का आंशिक दाब तो होगा ही, दोनों का क्या होगा, वाष्प दाब भी होगा। तो ये इसका वाष्प दाब को PA नॉट मान ली, इसके वाष्प दाब को क्या मान ली, PB नॉट मान ली। तो ये दोनों का वाष्प दाब हो गया। अब जब इसको कंटेनर में मिलाएंगे तो हम बताए थे जब भी एक क्या करते हैं, गैस को आपस में मिक्स रहता है तो सब गैस का अपना अपना क्या होता है, आंशिक दाब होता है। तो एक आंशिक दाब हम PA मान लिए और दूसरे वाला का आंशिक दाब क्या मान लिए, PB मान लिए। तो ये दोनों का आंशिक दाब यहाँ से निकल के आ गया। तो ये रॉल का नियम बताता है कि ये दोनों का जो आंशिक, यहाँ पे जो आंशिक दाब होता है वो वाष्प दाब और उसके मोल पराभाज के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर रॉल का नियम ये बता रहे हैं। अब एक डाल्टन के भी नियम आता है जो कि 11 क्लास में पढ़ना रहता है। वो क्या बताते हैं कि कभी भी अगर जितना भी गैस का कोई मिक्सचर है, ठीक, मतलब उसमें बहुत सारा गैस आपस में क्या है, मिला हुआ है, तो अगर प्रत्येक का आंशिक दाब, एक का P1 P2 P3 है, मान लो तीनों गैस मिला हुआ है, तो कुल दाब उसका अगर निकालते तीनों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं, ये बताते हैं जो कुल दाब होगा, कुल दाब को हम P से दर्शा देते हैं, वो आंशिक दाब के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बताया गया इनके द्वारा, ठीक। पहले ये बताया गया रॉल के द्वारा कि अगर किसी का आंशिक दाब निकालते हैं तो उसमें जो वाष्पन का दाब होगा और उसके मोल पराभाज होगा, उस दोनों के गुणनफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर ये पहले बताया गया है डाल्टन के द्वारा कि जो कुल दाब होता है, कुल दाब जो होगा वो क्या होता है, दोनों का जो आंशिक दाब होता है उनके जितना भी उसमें गैस रहेगा, इसमें 2 है तो 2 ही लिखे है, अगर 3 गैस मिला हुआ है तो तीनों का आंशिक दाब क्या होगा, तीनों का आंशिक दाब के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जो आगे आ गया वो क्या है, आदर्श विलयन। कुछ छूटा क्या, आदर्श विलयन किसको कहा जाता है, बैठ जाइए। ठीक है, तो आदर्श विलयन किसको कहा जाता है। देखिए ऐसे तो बात करते हैं जब भी आदर्श विलयन का, तो हमेशा कोई विलयन आदर्श विलयन नहीं रहता, लगभग
भाई अभी तुम उधर तक रहा है खराब कर दिया। ऐसे मेरा मन करता है जो कि जिसको नहीं पढ़ना है नहीं आना चाहिए। क्या फायदा, मतलब क्लास की तो हो गया, क्लास को सिर्फ डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, बात वही है ना। ठीक है, तो आदर्श विलयन के बारे में बात कर रहे थे। तो वैसे तो कोई भी विलयन क्या होते हैं, आदर्श विलयन बहुत कम ही देखने को मिलता है, इसलिए कि आदर्श विलयन का जो कंडीशन होता है बहुत कम फुलफिल होता है। तो हम अभी पढ़े किसका नियम, रॉल का नियम पढ़े। तो जो रॉल के नियम को पालन करता है, जो विलयन क्या करता है, रॉल के नियम को पालन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या बनता है सबसे पहले कि जो कुछ विलयन जो होते हैं आदर्श विलयन होता है, जिनका एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगह ये पूछा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, क्लोराइड का मिश्रण एथिलीन के साथ, दूसरा है बेंजीन और टोल्यूइन के साथ, तीसरा है हेप्टेन और हेक्सेन का विलयन। ये अगर इसका विलयन बनाते हैं तो ये कैसा विलयन बनता है, आदर्श विलयन बनता है। हम कैसे पहचानेंगे कि आदर्श विलयन बनेगा, तो आदर्श विलयन तभी बनेगा जब रॉल का नियम पालन करेगा। तो अभी रॉल का नियम क्या बताया गया कि पहला तो ये बताया गया, ये आंशिक दाब वाला ये पालन होना चाहिए, जो ये आंशिक दाब है ये दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और ये भी इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो कुल जो दाब होगा वो क्या होगा, दोनों के योगफल के बराबर होगा। पहला तो ये होना ही चाहिए। और क्या चीजें इसमें देखने को मिलता है, तो एक चीज देखने को मिलता है कि आदर्श विलयन तभी बनता है, हमको पता है कि अगर दो को द्रव लिए है तो एक द्रव के छोटे क्या है, गैस है ना, तो दो जब क्या था, द्रव था ना, जब दो द्रव लिए है तो दोनों का जो द्रव होगा, द्रव का अपना अपना कण होता है। जो द्रव का कण होता है उसमें जो कण होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। वैन डर वाल्स बल द्वारा बताए भी थे, किसी भी अगर पदार्थ का बात करते हैं तो उसका छोटा कण क्या होता है, अणु होता है, परमाणु होता है, यह क्या होता है, आयन होता है। तो आपस में क्या होता है, जुड़े रहते हैं तभी जाके इकट्ठा रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जितना चीजें देख रहे हैं सब ठोस अवस्था में, तो इसका छोटा छोटा कण अपने में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है तो किसी न किसी बल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स बल कहते हैं। तो बल के द्वारा जुड़ा रहता है। तो मान ले कि एक दो द्रव लिए, एक ए और एक बी द्रव लिए, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो ए और ए के बीच में क्या होगा, अपना जो इसका अणु होगा आपस में क्या होता है, बल के द्वारा जुड़ा हुआ है तभी जाके एक इकट्ठा है, नहीं जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, उड़ जाता, भाग जाता इधर से उधर कण। तो ये एक जगह है। अब बी में अपना भी, बी के साथ बी का क्या है, एक बल के द्वारा क्या है, जुड़ा हुआ है। लेकिन जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो भी क्या है, मिक्स हो गया है ना। जब मिक्स हुआ है मतलब ए और बी के बीच में भी क्या हो रहा है, बल लग रहा है। तो वही चीज बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जितना बल ए और ए के बीच में लगता है, जितना बल बी और बी के बीच में लगता है, और जब दोनों को मिलाते हैं तो जो ए और बी के बीच में बल लगेगा उतना ही बल लगता है, जितना बल ये दोनों के बीच में अपना अपना अणु के बीच में जितना बल लगा रहा था, तो मिलाने के बाद भी जो बनेगा तो ए और बी के बीच में जितना बल लगेगा वो बराबर होना चाहिए, तभी जाकर कैसा विलयन बनता है, आदर्श विलयन बनता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेल एच का मान इसमें क्या देखने को मिलता है, 0। तो आदर्श विलयन तभी बनता है जब डेल एच का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि जब भी दो विलयन एक बनाते हैं तो इसमें विलायक एक विलय को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब मिलाते हैं तो हो सकता है वो क्या हो, उष्मा छेपी हो या उष्मा शोषी हो, दो तरीका से हो सकता है। उष्मा छेपी किसको कहा जाता है, जिससे उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा निकलता है। उसके बाद उष्मा शोषी किसको कहा जाता है, जिससे क्या होता है, उष्मा अपने अंदर लेता है, उसको उष्मा शोषी कहते हैं। तो हम लोग ऐसा देखने को मिलता है। तो जब भी उष्मा में परिवर्तन अगर होता है तो डेल एच का मान 0 नहीं होगा। ये उष्मा में परिवर्तन को बता रहे। एच का मतलब यहाँ पे एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी क्या बताता है कि किसी में कितना उष्मा उत्पन्न हो रहा है या कितना उष्मा ले रहा है, उसको हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पे एंथैल्पी को दर्शाता है। तो वही चीज लिख रहा है कि जब यहाँ पे हम अलग अलग कंटेनर में दो, एक विलायक लिए थे, तो जितना उसमें उष्मा था मिलाने के बाद भी कोई उष्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ।
मतलब दोनों कंटेनर को आपस में मिलाए तो मिलाने के बाद भी कोई भी परिवर्तन ऊष्मा में नहीं होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, जब ऊष्मा में परिवर्तन नहीं आती है, परिवर्तन को दर्शाता है। बहुत दिन से बताते हैं, जब भी डिटेल आगे लिख देते हो किसको दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन का मान क्या हो गया, 0 हो गया, तब जाके मानते हैं कि वो कैसा विलयन है, आदर्श विलयन है। पिछले क्लास में बता रहे थे कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब पानी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चूना को मिलाते हैं तो देखते हैं उसमें से क्या होने लगता है, ऊष्मा निकलने लगता है। इसका मतलब ये है कि उसमें से क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, मतलब उसमें ऊष्मा क्या हो गया, बढ़ गया। पहले कोई भी ऊष्मा उसमें नहीं था, मिलाने के बाद ऊष्मा बढ़ गया, मतलब उसमें ऊष्मा का परिवर्तन हो गया, मतलब वो आदर्श विलयन नहीं है। बात समझ में आया? आदर्श विलयन तभी होगा जब ऊष्मा का परिवर्तन आई। कब ऐसा देखने को मिलेगा, जब इसको मिलाएंगे तब। अभी यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहे थे, बोरोमाइड को एथिलीन के साथ मिलाते हैं या एथिलीन क्लोराइड को मिलाते हैं तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आयतन में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब कि हम 2 द्रव लिए हैं, एक का आयतन 3 लीटर है, एक का आयतन क्या है, 2 लीटर है। टोटल आयतन कितना है मेरे पास, 5। मिलाने के बाद भी कितना रहेगा, 5। तो जब ऐसा रहता है कि मिलाने के बाद भी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कैसा विलयन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, बहुत सा ऐसा 2 पदार्थ को मिलाते हैं तो आयतन में परिवर्तन हो जाता है, या आयतन बढ़ जाएगा या तो आयतन घट जाएगा, तो फिर वो आदर्श विलयन नहीं होता है। बात समझ में आ गया? आदर्श विलयन का मतलब, तो ये सब इतना पॉइंट ध्यान में रखिएगा आदर्श विलयन के लिए, कि एक तो ये जो आंशिक दाब बताया गया इसके बराबर होना चाहिए। दूसरा बताया गया बल के बारे में, जो ए और ए के बीच के अणु के बीच में बल लग रहा है, जो बी और बी के अणु के बीच में बल लग रहा है, मिलाने के बाद भी ए और बी के बीच में भी उतना ही बल लगना चाहिए। तीसरा बिंदु हो गया कि यहाँ पे ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डेल एच का मान 0 होना चाहिए। तीसरा हो गया आयतन में परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0, मतलब इसका डेल वी का मान क्या हो जाए। अब किसी को मान लो कि ये भी याद नहीं है तो कम से कम तो इतना याद रखिए, इसको भी लिखिएगा तो देखने वाला नंबर देगा। इससे भी तो समझ में आ जाएगा ना कि क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसे भी इससे भी नंबर मिल जाएगा। इसका ग्राफ का बात करेंगे, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा लोग। एक साथ दोनों का ग्राफ दिया गया है। एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इधर है, इस वाले इधर वाला लाइन दर्शा रहा है ये शुद्ध एक विलायक का और एक विलय का, 2 द्रव है, तो एक द्रव को इधर दर्शाया जा रहा है, एक द्रव को इधर दर्शाया जा रहा है। अब देखिए जब मेरे पास, ध्यान समझिएगा लोग, जब यहाँ पे सिर्फ एक ए वाला ये कंटेनर है, ठीक, और ये क्या है, इधर बी वाला है, इधर बी वाला कंटेनर है, इधर ए वाला कंटेनर है। अब जब सिर्फ ए वाला कंटेनर है तो इसका मोल अंश का मान कितना होगा, कोई बता सकते हैं? इसमें बी नहीं मिलाया गया, सिर्फ क्या है, ए है। मोल अंश का फॉर्मूला क्या अभी जानते हैं हम, एक्स ए बराबर क्या लिखते हैं, n डिवाइडेड बाई n प्लस, मान लेते हैं कि यहाँ पर ए वाला को निकाले तो ये ए वाला ही होगा। अब इसमें ये वाला पदार्थ है ही नहीं तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, मिलाए तो नहीं है। ये वाला पदार्थ क्या होगा, 0 होगा तो क्या बचेगा, n बाई n करके क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो वही चीज यहाँ पर दर्शा रहा है कि अगर इस बिंदु पे है तो यहाँ पर एक्स ए का मान कितना है, 0 है, इसमें बी नहीं मिला हुआ है तो बी क्या है, सॉरी बी का मान 0 है, एक्स ए का मान कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 आएगा कट के, तो इस बिंदु पर दर्शा रहा है। लेकिन हमको अब यहाँ पे देखिए जब ये अकेला है तो फिर भी इसका क्या होगा, वाष्प दाब होगा, इसको हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, पी नॉट से। इसीलिए इसका कुछ वाष्प दाब होगा, इसलिए कहाँ पे लेके चला गया, बिंदु ऊपर में लेके चला गया। अगर यहाँ दिखाते तो क्या होता, 0 दिखता, लेकिन यहाँ पर वाष्प दाब को दर्शाया कि कुछ ना कुछ अभी वाष्प दाब इसका यहाँ पे है। अब ध्यान समझिएगा, अब जब दोनों को मिला, इधर वाला भी पहले देख लीजिए कि यहाँ पर भी जब शुद्ध रहेगा तो इसमें एक्स ए का मान क्या होगा, 0 होगा, एक्स बी का मान कितना होगा, 1 होगा। इसी तरीका से तो ये 1 होगा, और यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका कुछ वाष्प दाब होगा जो कहाँ पे दिखाया गया। अब यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये वाला पदार्थ है उसका वाष्प दाब क्या है, कम है, और उसका वाष्प दाब क्या है, अधिक है, तभी जाके ज्यादा ऊंचाई पर दिखाए हैं, ठीक। अब दोनों को मिला दे रहे हैं, जब दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों इसमें मिल गया। मिलने के बाद क्या होगा कि अब डिपेंड करेगा किसका मोल प्रभाज अधिक है, मतलब किसका मोल अंश अधिक है। अब देखिए जब दोनों को मिलाएंगे तो हो सकता है कुछ उसका भी मोल अंश रहे, किसका, कुछ इसका भी मोल अंश रहे। तो यही चीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि देखिए मोल अंश का मान अगर ध्यान से समझिएगा, ये जो मोल अंश निकलता है इसका मान हमेशा
1 से कम होते जाता है। अभी कितना था, 1 था, लेकिन मिलाएंगे तो क्या 1 रहेगा क्या? अब जब मिलाएंगे तो इसका भी मोल इसमें आएगा, इसका मोल आएगा, तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा, 12 होगा, ऊपर वाला क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए नीचे जो है, ऊपर में जो है उसमें कुछ जोड़ दे रहे हैं, तो जब नीचे वाला 12 होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, तो उसका मान 1 से हमेशा क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे दर्शा रहा है कि यहाँ पर इसका मान कम होगा, तो ये पीए का मान भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए कि पीए जो है किस पर डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए दो, पीए जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्से पर कम डिपेंड कर रहा है। अब एक्से का मान यहाँ पर क्या हो रहा है, कम होना शुरू हो गया, जैसे ही मिलाए अब इसका मान कम होना शुरू हो गया, तो इसलिए यहाँ पर पीए का मान क्या होगा, यहाँ से घटना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना कि इस तरह से क्या होता है, घटते घटते यहाँ पे जाके 0 हो जा रहा है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसमें क्या करें, जब इसमें हम मिला दिए, तो इसका भी मान यहाँ से क्या होने लगता है, इधर ये कम होने लगता है। तो जैसे जैसे मिल रहा है इधर कम होने लगेगा। तो ये यही ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है पीए और पीबी का। अभी थोड़ा देर पहले बताए कि जो दोनों का मान होता है वही कुल दाब के बराबर होता है। तो कुल दाब क्या होता है, पीए प्लस पीबी। तो यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, दोनों को मिला दिए तो ये क्या हो गया, कुल दाब के बराबर आ गया पीए प्लस पीबी। तो ये ग्राफ दर्शा रहा है। ग्राफ नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर दर्शा देते हैं तो और अच्छा है, अगर कहीं पर पूछा है आदर्श विलयन के बारे में तो। अब जो दूसरा होता है, तो दूसरा कौन सा विलयन हम लोग देखेंगे, अनादर्श विलयन, जिसको हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। इसलिए कि आदर्श विलयन बनाना मुश्किल होता है, और बहुत कम केसेस में हम लोग का आदर्श विलयन देखने को मिलता है। तो सिंपल इसका यही कंडीशन है कि ये जो रॉल्ट का नियम हम लोग पढ़ते हैं वो इसको पालन नहीं करता है। तो यही चीज लिखा हुआ है, विलयन के आदर्श आचरण को क्या करता है, प्रदर्शित, मतलब क्या करता है, विचलन प्रदर्शित करता है। विचलन का मतलब समझते हैं लोग ना, उसमें से कुछ चेंजिंग कर देता है, विक्षेप हो जाता है, चेंजिंग परिवर्तन देखने को मिल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। जिसमें ये टोटल जो दाब होगा इसके बराबर नहीं होगा, जो ये आंशिक दाब होगा इसके बराबर नहीं होगा। देख सकते हैं ना, नॉट इक्वल टू, पहला कंडीशन यही हो गया कि ये जो आंशिक दाब होगा इसके बराबर हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर पढ़े कि इसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है, उसमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसमें आयतन का परिवर्तन होगा, उसमें आयतन का या तो कम हो जाएगा या तो अधिक हो जाएगा, आयतन समान नहीं रहेगा, चेंज देखने को मिलेगा जब विलयन बनाते हैं तब। तो ये जब परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। और इसका बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के हम लोग को चेंजिंग देखने को मिलता है। 2 प्रकार के चेंजिंग क्यों देखने को मिलेगा, हो सकता है कि द्रव्यमान क्या हो जाए, सॉरी आयतन क्या हो जाए, बढ़ जाए, या हो सकता है आयतन क्या हो जाए, घट जाए, या हो सकता है ऊष्मा में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या ऊष्मा क्षेपी हो जाए या ऊष्मा शोषी हो जाए, दोनों तरीके से परिवर्तन हो सकता है। तो जब ऐसा हम लोग देखने को मिलता है तो इसके हिसाब से जो विचलन होता है, 2 प्रकार का विचलन हम लोग को देखने को मिलता है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन।